हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ आज फिर से सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी में दोस्तों आज पढ़ेंगे द्वीप समूह। मैं टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ। आप स्टडी विद सोनू सिंह मेरा चैनल है, उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आपको उसमें जो नया होता है, जैसे कि करंट अफेयर, उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैंने पहले ही उन्होंने बता दिया था। तो मैंने कल पढ़ा था कि जो चीन ने जो ताजिकिस्तान है जो उसके आधे हिस्से पर अपना दावा किया है। जो ताजिकिस्तान है उस पर चीन ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है। दूसरे नंबर जो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने वो पीएस रानीपसे नियुक्त हुए। सीआरपीएफ के महानिदेशक पीएस रानीपसे। ठीक है। तीसरे नंबर 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। जो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। और चौथे नंबर श्रीलंका में टिड्डे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। श्रीलंका कोलंबो जो श्रीलंका उसकी कैपिटल है, उसमें टिड्डे की एक नई प्रजाति होती है जो उसकी खोज की गई है। और अमेरिका देश की जो संसद है उसने टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका देश की जो संसद है, संसद तो आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा में लेकर बनती है। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, तीनों अलग क्षेत्रों में उनके। ठीक है। तो अमेरिका की जो संसद है उसने टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। अगली न्यूज ये है कि यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने वो प्रदीप जोशी बने। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो नए अध्यक्ष बने वो प्रदीप जोशी बने। चौथे नंबर नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। लेकिन इस टाइम जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा हैं। ठीक है। तो करंट अफेयर से संबंधित इतनी ही खबरें थी। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, द्वीप समूह। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से भूखंड का ऐसा क्षेत्र, ऐसा भूखंड पृथ्वी का मतलब जो चारों ओर से जल से घिरा हो। ठीक है, वही द्वीप होते हैं। तो भारत में द्वीपों की जो कुल संख्या है वो 247 है, जिनमें 204 बंगाल की खाड़ी में। आपको पता ही है बंगाली खाड़ी की तरह जिधर पश्चिम बंगाल है उधर बंगाल की खाड़ी है, तो वहां पे 204 द्वीप हैं। तथा शेष अरब सागर में तथा मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और 247 में से जब 204 बंगाल की खाड़ी में तो कितने बचे? 43। तो 43 जो आपके द्वीप हैं कुछ अरब सागर में और कुछ मन्नार की खाड़ी में। मन्नार खाड़ी की तो आपको पता ही होगा कहां पे है। ठीक है, मैंने कई बार बता दिया है। ठीक है, पढ़ते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल चोटी है। बोलते हैं ना सैडल पीक, वो अंडमान निकोबार की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और आपसे पूछी जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई की अन्यमुली। ठीक है। और इस सैडल पीक की चोटी की जो हाइट है वो 738 मीटर है। उत्तरी अंडमान में एवं दूसरी सर्वोच्च जो आपकी जो सैडल की चोटी है ये 738 मीटर उत्तरी अंडमान में। कहां पे? उत्तरी अंडमान में। एवं दूसरी सर्वोच्च चोटी माउंट लूथियर 642 मीटर ग्रेट निकोबार में। इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी है माउंट लूथियर 642 मीटर की हाइट है और ये ग्रेट निकोबार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। दोस्तों कई बार बता चुका हूं मैं, एक टॉपिक है जो आपको जो मेन जानकारी है इस जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इसके बारे में कम से कम 3 या 4 बार बता चुका हूं। बैरन इसी द्वीप समूह में स्थित है। जो आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, वो इसी द्वीप समूह में स्थित है। दूसरा आपका नारकंडम, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। जो नारकंडम है
ये सुषुप्त ज्वालामुखी है जो ये भी इसी द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, निकोबार, ग्रेट निकोबार में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, पूर्वी बिंदु किबिथू और दक्षिणी बिंदु और पश्चिमी बिंदु गौरमाता। ठीक है, आपको चारों बिंदुओं के बारे में पता होना चाहिए। तो आपका सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। चलिए पढ़ते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में। यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। जो आपका लक्षद्वीप समूह है ये अरब सागर में स्थित है। कहां स्थित है? अरब सागर में। इस समूह में कुल 36 द्वीप हैं। इस समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 36। और दोस्तों 36 यहाँ पे 204 अंडमान निकोबार में, बंगाली खाड़ी इसमें आपके इसमें अंडमान निकोबार में। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, तो जो बचे कुचे जो भी हैं वो आपके मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, ये सभी प्रवाल वृत्ति द्वारा द्वीप बने द्वीप हैं। जो आपके ये 36 द्वीप हैं जो अरब सागर में स्थित हैं, ये सभी प्रवाल द्वीप द्वारा बने द्वीप समूह हैं। और दोस्तों प्रवाल वृत्ति, विश्व की सबसे ऊंची प्रवाल वृत्ति है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसमें 3 द्वीप समूह हैं। जो आपका इसमें कितने द्वीप समूह हैं? 3 द्वीप समूह। कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप, मिनिकॉय, कावारत्ती। कौन कौन से? अरब सागर में कौन से 3 द्वीप समूह कौन कौन से? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और कावारत्ती। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। जो मिनिकॉय वो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। 9 डिग्री चैनल अरावती को मिनिकॉय से अलग करता है। जो 9 डिग्री चैनल है वो करावती को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप भारत को मालदीव से अलग करता है। जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय द्वीप बोले तो ये भारत में, वो मालदीव से अलग करता है। ठीक है, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में खाड़ी और बताई थी मैंने, पाक की खाड़ी, PALK, पाक की खाड़ी। और आपकी मन्नार की खाड़ी भी वहीं स्थित है। और इसी मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं हिमनद। क्या होती है हिमनद? पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की बर्फ राशि, पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की बर्फ राशि को ही हिमनद कहते हैं। मतलब पृथ्वी की सतह पर जो विशाल आकार की, बड़े आकार की जो बर्फ होती है इसी को ही हिमनद कहते हैं। जो उच्च स्थल से निम्न स्थल की ओर खिसकती रहती है, निम्न स्थल की ओर धीरे धीरे खिसकती रहती है, उसी को हिमनद कहते हैं। ठीक है, चलिए अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। अपवाह तंत्र, फैन ऑफ कर दो। अपवाह तंत्र एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा, अपवाह तंत्र क्या होता है? एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को, मतलब चलने वाले तरीके को, प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। और कई जलमार्गों के जाल को, और जब कई जलमार्ग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। उद्गम की दृष्टि से अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। उद्गम की दृष्टि से जो अपवाह तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। चलिए दोस्तों उनके भागों के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों हिमालयी उपवाह तंत्र 2 प्रकार है, हिमालयी उपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय उपवाह तंत्र। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिमालयी उपवाह तंत्र। हिमालयी उपवाह तंत्र
हिमालयी नदियां वर्ष भर जल से भरपूर होती हैं। जो हिमालयी नदियां होती हैं वो वर्ष भर जल से भरपूर होती हैं, मतलब जल से भरी हुई होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनका स्रोत ग्लेशियर से जुड़ा होता है। जो इनका स्रोत होता है वो ग्लेशियर से जुड़ा होता है, ठीक है। ये अधिक लंबी होती हैं। जो हिमालय उपवाद तंत्र वाली जो नदियां होती हैं वो अधिक लंबी होती हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ये भी हिमालय उपवाद तंत्र की नदी है, ठीक है, सिंधु नदी। इसका उद्गम तिब्बत चीन मानसरोवर झील के पास है। इसका जो उद्गम है वो तिब्बत में, चीन में तिब्बत है जो मानसरोवर झील, कौन सी झील, मानसरोवर झील के पास स्थित सानो ख्वाब हिमनद है। कौन सा है, सानो ख्वाब हिमनद है। मैं पहले बात की जो नदियां पढ़ाई थी मैं बता चुका हूं कि जो तिब्बत जो चीन का जो मानसरोवर झील है वहां से एक नदी निकलती है सिंधु नदी। इसकी 5 सहायक नदियां, रावी, चिनाब, सतलज, व्यास जो भी है 5 सहायक नदियां। ये पहले मैं आपको नदियों के बारे में, भारतीय नदियों के बारे में बता चुका हूं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो आप स्टडी विद सोनू सिंह में सर्च करके भारतीय नदियां देख सकते हैं, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। जो सिंधु नदी है इसकी जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी जैसे ही भारत में प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर से, तो जो भारत में इसकी लंबाई है टोटल तो इसकी 2880 किलोमीटर लंबाई है, बट जो भारत में इसकी लेंथ है, लंबाई है वो 1114 किलोमीटर, बोले तो 1114 किलोमीटर है भारत में। आपसे भारत में पूछी जाए तो 1114 और कुल लंबाई पूछी जाए तो 2880 लगभग, ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। दोस्तों आपको मैंने बताया था भारत की नदियों के बारे में जब, तो मैंने बताया था सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता के बारे में मैंने बताया था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1960 में हुआ था, 1960 में। उसमें क्या हुआ था, जो ऊपर की जो 3 नदियां आपकी सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% हम लोग यूज करेंगे भारत, ठीक है। और नीचे की जो 3 नदियां रावी, वहां से व्यास, सा से सतलज, इनका 80% हम यूज करेंगे और 20% भारत यूज करेगा, ठीक है। यही था सिंधु जल समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। चलिए पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र नंबर 2 पे। यह भी हिमालय उपवाद तंत्र वाली नदी है। इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी, जो गंगा नदी है उसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट, उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से है। कहां से, गंगा नदी का उद्गम कहां से, गंगोत्री हिमनद से है। यहाँ गंगा भागीरथी कहलाती है और गंगोत्री हिमनद में जो गंगा नदी है वो भागीरथी कहलाती है। आपको पता होगा गंगा का गंगा नाम कब पड़ता है, जैसे भागीरथी और अलकनंदा दोनों आगे मिल जाती हैं तो उसका नाम गंगा पड़ जाता है। जब देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो संयुक्त धारा, आगे नाम भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलकर संयुक्त धारा का नाम गंगा है, या फिर गंगा हो जाता है। जब देवप्रयाग में मिलती है, कहां मिलती है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो संयुक्त धारा का नाम गंगा हो जाता है, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। और यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, चंबल, बेतवा, कैन, इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी, यमुना की। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी जब नदियां पढ़ाई थी तो यमुना पे जाके कैन बीच, यमुना पे बेतवा, चौथे चंबल, कैन थे कैन, ठीक है, यमुना पे कैन बीच। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, बता चुका हूं, से जाना जाता है। जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब पद्मा ब्रह्मपुत्र से, बोले तो बांग्लादेश में यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना कहते हैं, जो सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है, मिल जाती है। जब गंगा ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती हैं। जब गंगा ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है
मिलके सीधी बांग्लादेश जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों डेल्टा मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के, मतलब ऐसा भूभाग जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है, डेल्टा वही होता है। ठीक है, नदी द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं, उनके संचयन से निर्मित होता है, वही डेल्टा होता है। ठीक है, चलिए, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। और आपको मैंने बताया था जब गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती हैं तो ये दोनों मिलके मेघना कहलाती हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे चौड़ी नदी है, बोले तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की भी चौड़ी नदी में गिनी जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900। 2880, मतलब सिंधु नदी से 20 किलोमीटर अधिक है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2880 इसकी है। ठीक है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के तिब्बत के पास स्थित चीमा युंगदुग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के जो तिब्बत के पास स्थित है आपका चीमा युंगदुग हिमानी से निकलती है। तिब्बत में इसको सांको नदियों के बारे में पढ़ाया था, बता चुका हूं। एवं भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तिब्बत में सांको के नाम से चलेगी, जैसे अरुणाचल प्रदेश पहुंचेगी वहां पर प्रवेश करते ही दिहांग, और जैसे ही भारत के असम में प्रवेश कर जाएगी वहां पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र, तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जैसे ही जो चीन के जो आपका तिब्बत का जो मानसरोवर झील है उसके पास से जो आपका ये चीमा युंगदुंग जो जगह है, हिमानी क्षेत्र है, यहाँ से ये सांको के नाम से चलते हैं। जैसे अरुणाचल पहुंचेगी वहां पे ध्यान, जैसे आपके इंडिया में प्रवेश करेगी असम में पहुंचेगी वहां पर जैसे असम में पहुंचेगी वहां पर ब्रह्मपुत्र, तथा बांग्लादेश में जमुना के कहा जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कामेंग, जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, कुलसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, यह सबसे चौड़ी नदी है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह सबसे चौड़ी नदी है और जल की मात्रा के हिसाब से भारत की सबसे लंबी नदी है। और जल की मात्रा के हिसाब से भारत की कैसी नदी है? यह सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा हिमालय उपवाद तंत्र के बारे में, अब पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय उपवाद तंत्र के बारे में। डिस्टर्ब हो किसके बारे में? प्रायद्वीपीय उपवाद तंत्र के बारे में। समझे?